दोस्तों, आज एक ऐसी तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं जो देखकर हर संवेदनशील इंसान का दिल दहल जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक ऐसा दृश्य सामने आया कि स्ट्रेचर बुलाना पड़ा। एक नौजवान लड़के की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाना पड़ा। वो लड़का 7 दिनों से लगातार अनशन पर बैठा था, नमक और पानी पर था। अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, अपने साथी छात्रों के हक के लिए, और मन में यही सवाल बार बार उठता है कि आखिर ये लड़का किसके लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है। सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ता किसके लिए अपना खून जला रहे हैं। क्या ये देश और यहाँ की सरकार इन लोगों के इस बलिदान के लायक है भी या नहीं? क्या ये जनता जो चुपचाप बैठी है वो इन नौजवानों के त्याग को समझ भी पा रही है? दोस्तों, देश की शिक्षा व्यवस्था इस समय स्ट्रेचर पर पड़ी हुई है और उसे उठाने के लिए कुछ लोग अपनी जान देने पर तुले हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहरी सरकार बैठी है जो इस पूरे आंदोलन का सिर्फ मजाक उड़ा रही है, जो सुनने को तैयार ही नहीं है, जो बातचीत के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि इस आंदोलन में जितनी कम संख्या में युवा पहुंच रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं दोस्तों कि क्या हमारे देश के युवा सो गए हैं? क्या उन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं है? क्या उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि पेपर लीक की वजह से उनके सपने कैसे टूट रहे हैं? दोस्तों, बहुत सारे युवा तो ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर बैठकर इन प्रदर्शनकारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। सोनम वांगचुक जैसे बड़े इंसान के अनशन को हल्के में ले रहे हैं और बहुत सारे युवा हो सकता है इस समय पेपर लीक के मुद्दे पर इनके साथ खड़े हों, लेकिन कल जब कोई दूसरा आंदोलन होगा तो शायद वो भी मजाक उड़ाने वालों की भीड़ में शामिल हो जाएंगे। ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड बन गया है दोस्तों हमारे देश का। हमारे देश में दोस्तों, जहां दूसरे का दर्द किसी को महसूस ही नहीं होता, किसान अपने हक के लिए सड़क पर उतरते हैं तो बैंक कर्मचारी उनका मजाक उड़ाते हैं, और जब बैंक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं तो अध्यापक उनकी हंसी उड़ाते हैं। जब अध्यापक अपने अधिकारों के लिए सड़क पर लाठियां खाते हैं तो वही युवा जो पेपर लीक के शिकार है वो भी मजाक उड़ाते हैं। और अब जब यही युवा अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतर आए हैं तो कोई उनके साथ नहीं है। यही तो सबसे बड़ी त्रासदी है हमारे समाज की कि हम एकजुट होकर लड़ना नहीं जानते, हम एक दूसरे के दर्द को समझना नहीं जानते, हम एक दूसरे के संघर्ष में साथ नहीं देते, और यही वजह है कि सत्ता में बैठे लोग हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। दोस्तों, पेपर लीक की वजह से इस देश में कई नौजवानों की जान चली गई, कितने ही परिवार बर्बाद हो गए, कितनी ही माँ बाप के सपने टूट गए, कितने ही बच्चों के भविष्य पर काला धब्बा लग गया। देश भर में लगातार ये मांग उठ रही है कि इसकी जिम्मेदारी तय की जाए। यहाँ तक कि मोदी सरकार के अपने ही समर्थक सोशल मीडिया पर खुलकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। यानी अब ये मुद्दा सिर्फ विपक्ष का नहीं रह गया, ये पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद जंतर मंतर पर कितने युवा पहुंच रहे हैं? बहुत कम संख्या में पहुंच रहे हैं। और ये सवाल कई बार मन में बार बार आता है कि हमारा युवा वर्ग कहाँ है? जो लोग टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए घंटों समय निकाल लेते हैं, वो अपने भविष्य के इतने बड़े मुद्दे पर एक दिन नहीं निकाल पा रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है। और ऊपर से दोस्तों, सरकार बिल्कुल बहरी हो गई है। अनशन का चौथा दिन हो चुका है, सोनम वांगचुक का वजन लगातार घटता जा रहा है, कई और युवाओं की तबीयत भी लगातार बिगड़ती जा रही है। तो क्या ये सरकार का फर्ज नहीं बनता कि वो बातचीत का दरवाजा खोले? क्या ये सरकार का फर्ज नहीं बनता कि कम से कम कोई मंत्री या कोई प्रतिनिधि भेजकर इन प्रदर्शनकारियों से मिले, उनसे कहे कि भाई कोई बात नहीं, अनशन तोड़ दीजिए, हम बातचीत करते हैं, हम आपकी मांगों को सुनते हैं, हम कोई हल निकालते हैं। लेकिन नहीं, सरकार का रवैया देखिए, बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम का रवैया देखिए, और सबसे ऊपर बीजेपी के अध्यक्ष का जो बयान आया उसी देखिए। वो साफ तौर पर यह बता रहा है कि सरकार इस पूरे आंदोलन को एक मजाक के रूप में देख रही है। सरकार इन प्रदर्शनकारियों को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहती। जंतर मंतर पर लोग अनशन पर बैठे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, और सत्ता के गलियारों में इसका सिर्फ मजाक उड़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भैया ये लोग तो चुपके से चिकन सूप पी रहे हैं ये सोनम वांगचुक तो छिपकर छोले भटूरे खा रहे हैं। इस तरह की घटिया अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बताओ आप, ताकि इस पूरे आंदोलन को बदनाम किया जा सके, ताकि लोगों की सहानुभूति इनसे कम हो सके, ताकि इस पूरे मुद्दे को हल्का बनाया जा सके। ये कितना घिनौना खेल है दोस्तों, ये कितनी ओछी राजनीति है।
दोस्तों, देश के असल मुद्दे पर जब जंतर मंतर पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तब सरकार दूसरे कामों में व्यस्त है। और पिछले कुछ दिनों में तो हद ही हो गई। एक तरफ ये प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी तरफ 2 और नए पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। एक मामला महाराष्ट्र से आया और दूसरा राजस्थान से आया। यानी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग बरसों से इस भ्रष्ट व्यवस्था को चला रहे हैं वो अभी भी अपना काम कर रहे हैं। पेपर अभी भी लीक हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य अभी भी बर्बाद हो रहा है और सरकार अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। इसी पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी पर बहुत तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की प्राथमिकताओं में ये मुद्दा है ही नहीं। जैसा वो दूसरे इम्पोर्टेंट कामों में बिजी है, जैसे शिवसेना के एमपी उनको खरीदना है, टीएमसी के एमपी उनको खरीदना है, तो इंसान जरूरी काम करेगा तो पेपर करवाएगा। छोटे छोटे कामों के पास छोटी ना वक्त है मोदी जी के लिए। मोदी जी के पास तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे लगता है। दूसरी पार्टियां बोर्ड नहीं है, वर्ल्ड टूर कर रहा है, बच्चों की एग्जाम तो होती रहेगी उसमें क्या। क्योंकि उन्हें पता है कि वोट पेपर लीक के मुद्दे पर नहीं मिलते, वोट विदेश में डंका बजाने से मिलते हैं, वोट तो प्रचार से मिलते हैं, वोट तो चमक धमक से मिलते हैं। इसीलिए तो पूरा फोकस उसी पर है। और इसी बीच दोस्तों, बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन का जो बयान आया है वो सुनकर तो लोकतंत्र प्रेमी इंसान का सर शर्म से झुक जाएगा। उन्होंने अपने विरोधियों को कॉकरोच कहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की इंटरनेशनल पार्टियां देश को खोखला कर देती हैं और ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और ये सबक सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता ही सिखा सकते हैं। सोचिए दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी की अध्यक्ष के मुंह से ये भाषा निकल रही है। क्या ये भाषा शोभा देती है? क्या ये भाषा एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के लिए मुंह से निकलनी चाहिए? इसी पर अभिजीत दीपके ने कड़ा जवाब दिया। दोस्तों, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट अभी अपॉइंट हुए नितिन नवीन जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जंतर मंतर पर जो लोग बैठे हुए हैं कॉकरोचेस से, वायरस से, उनका स्टेटमेंट मैं पहले आप लोगों को सुना देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। तो जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, आज पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराता है, सम्मान के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बहुत सम्मान के साथ भारत का तिरंगा लहराया जा रहा है। अपने देश के युवा को पेट्रोल वायरस बोलकर भारत देश का तिरंगा लहराया जा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट हो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट का, थोड़े दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर, यहाँ पर जो लोग आए हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चों के लिए न्याय मांग रहे हैं, उनको आतंकवादी कहते हैं। और अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट कहते हैं ये वायरस है और पहले कि इनको सबक सिखाना पड़ेगा और इनको सबक बस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिखा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कैसे सबक सिखाना चाहते हो? क्या कहना चाह रहे हो? लोगों को मारना चाहते हो? और क्या इसीलिए हम देख रहे थे कि जिन गुंडों ने यहाँ आकर एक इंसान का सर फोड़ा, उसके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये जो सबक सिखाने की बात हो रही है वो उसी प्लान का हिस्सा था क्या? एक तरफ एजुकेशन मिनिस्टर टेररिस्ट कहता है, उनकी पार्टी का प्रेसिडेंट कहता है वायरस है, इनको सबक सिखाना चाहिए और बीजेपी के कार्यकर्ता ही सबक सिखाएंगे। उसके बाद बीजेपी के गुंडे यहाँ पर गुंडागर्दी करते, लोगों का सर फोड़ते हैं और उसके बाद पुलिस उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। तो ये था बीजेपी और पुलिस की कोई सेटिंग चल रही है। ये मेरा सवाल है पुलिस से भी और बीजेपी से भी। और नितिन नवीन जी से मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग वायरस नहीं है, ये जो बीजेपी नाम का वायरस इस देश पर लगा हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस जो इस एजुकेशन सिस्टम पर लगा हुआ है, हम उसकी वैक्सीन है, हम उसका एंटीवायरस है, तो हम लोग वायरस नहीं है। दोस्तों, जब भी कोई नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है तो सिरफिरे लोगों का हौसला बुलंद होता है। फिर पता नहीं कब कोई सिरफिरा ऐसी बात सुनकर जंतर मंतर पहुंच जाए और कोई बड़ा हादसा हो जाए। इसीलिए बड़े नेताओं को बहुत सोच समझकर बयान देना चाहिए। बड़े पदों पर बैठे लोगों को अपनी भाषा संयम रखना चाहिए, क्योंकि उनके एक एक शब्द का असर पूरे देश पर पड़ता है।
असल में तो होना ये चाहिए था कि सरकार अपना अहंकार छोड़कर बातचीत का रास्ता खोलती, सरकार के प्रतिनिधि जंतर मंतर पर आते, सोनम वांगचुक से बातचीत करते, अभिजीत दीपके से बातचीत करते, इन प्रदर्शनकारियों से पूछते कि भैया आपकी मांग क्या है, कम से कम इनका ज्ञापन तो लेते। लेकिन नहीं, अब तक सरकार ने पूरी तरह से इन प्रदर्शनकारियों को अनसुना कर दिया, इनका मजाक उड़ाया है, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करवाई है। और अब जब पार्टी के अध्यक्ष ने ऐसी घटिया बयानबाजी की है तो साफ है कि सरकार बातचीत के मूड में बिल्कुल नहीं है। और वहां पर अनशन पर बैठे लोगों की हालत क्या है, इसकी सरकार को कोई परवाह नहीं है। सोनम वांगचुक की बात करें तो प्रशांत भूषण उनसे मिलने पहुंचे, उनका हालचाल जानने पहुंचे, क्योंकि दिल्ली की गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, तापमान के साथ अब उमस भी बहुत बढ़ चुकी है। ऐसे में अनशन का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है, ये जान की बाजी लगाने वाला रास्ता है दोस्तों। यहाँ ये हर किसी की बस की बात नहीं है। हालांकि सोनम वांगचुक पहले भी कई बार कई दिनों तक अनशन कर चुके हैं, इसीलिए उन्हें इसकी आदत है। वो आज के दौर में अनशन के मामले में महात्मा गांधी कहे जा सकते हैं। लद्दाख के मुद्दे पर अनशन करने की वजह से वो 6 महीने जेल में भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने देश और अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ त्यागा है। उनकी तबीयत की बात करें तो अनशन शुरू करने के बाद उनका 2 किलो वजन दोस्तों घट चुका है। ये जानकारी अभिजीत दीपके ने दी। उन्होंने बताया कि सोनम सर का वजन 2 किलो घट चुका है भूख हड़ताल की वजह से, और उनका ब्लड प्रेशर भी लगातार गिरता जा रहा है, यानी उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक नौजवान की हालत तो इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। वो लड़का अनीश सोनम वांगचुक से भी पहले से अनशन पर बैठा हुआ था। उसके 7 दिन हो चुके थे बिना खाए पिए, और आखिर में उसका शरीर जवाब दे गया। स्ट्रेचर बुलाना पड़ा, उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। ये तस्वीर देखकर कोई भी संवेदनशील इंसान अपने आंसू नहीं रोक पाएगा दोस्तों। एक नौजवान लड़का जो अपने देश के लिए, अपने साथियों के लिए, इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए 7 दिन तक भूखा रहा और आखिर में उसकी जान पर बन आई। क्रांतिराज ने ये पूरी घटना का वीडियो शेयर किया और बताया कि जंतर मंतर पर 7 दिनों में बैठे अनीश की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और उसके बाद स्ट्रेचर बुलाना पड़ा, अस्पताल ले जाना पड़ा। दोस्तों, ये तस्वीर हर एक भारतीय को झकझोर देने वाली है। ये तस्वीर हमें बताती है कि लोग कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं इस देश को सुधारने के लिए। बहुत सारे युवा भी सोनम वांगचुक का साथ दे रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। ऐसे में मोदी सरकार को लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए और कम से कम बातचीत की पहल तो करनी ही चाहिए। सरकार को सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि आखिर आप चाहते क्या हैं, आपकी मांगे क्या हैं। इसका कोई हल निकाला जा सकता है, लेकिन सत्ता के अहंकार में डूबी बीजेपी और पीएम मोदी क्या ऐसा कर पाएंगे? क्या वो अपना अहंकार छोड़कर एक कदम आगे बढ़ाएंगे? क्या वो इस बहरी सरकार के बजाय एक संवेदनशील सरकार बन पाएंगे? क्या वो इन नौजवानों की जान बचाने के लिए बातचीत का रास्ता चुनेंगे? ये सब बड़े सवाल हैं दोस्तों, इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि सरकार को अब बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए? क्या आप भी मानते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष का ये बयान बिल्कुल गलत है? क्या आप भी मानते हैं कि पेपर लीक के इस मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि क्या आप भी मानते हैं कि हम सबको एकजुट होकर इन प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े होना चाहिए? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ इनकी नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है। ये लड़ाई हमारे बच्चों के भविष्य की है। ये लड़ाई इस देश की शिक्षा व्यवस्था की है। और अगर आज हम चुप रहें तो कल हमारी अगली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जैसे भी अपडेट होगी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं ताकि सूचना लोगों तक पहुंच सके। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।